नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, अब सिर्फ ये दायरा डॉक्टरों तक सीमित नहीं है। अब एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर ऐसा लग रहा है कि एजेंसियां सेंध लगा रही हैं। देखिए, कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी एक चेन होती है पूरी। मान लीजिए उसका जो आइडिया है वो आईएसआई के यहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं भी कुछ लोग बैठे हैं जो ये तय करते हैं कि ये करना है। उसके बाद एलईटी, जेईएम जैसे संगठन उसे एग्जीक्यूट करते हैं। हवाला और एनजीओ से उसका पैसा आता है। लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण है जो भारत में बैठा ये इकोसिस्टम है। वो घटना होने के बाद जिस तरीके से उसे कवर फायर देता है, उसमें लॉयर है, उसमें जर्नलिस्ट हैं, उसमें इस तरह के डॉक्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, वो हर कोई इन्वॉल्व होता है। यह बहुत जरूरी है कि जो इस तरह का इकोसिस्टम है उसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि ये असली खाद पानी, ये असली जड़ है। तो अभी तक तो यही खबर आ रही थी कि 200 डॉक्टर पकड़े गए, 15 फरार हैं, 4 और पकड़े गए, यही खबर आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस सेगमेंट में से निकलकर अगले किसी और सेगमेंट में भी अब एजेंसियां घुस गई हैं। पहले तो यह बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगभग 2000 लोग डिटेन हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के टॉप के कुछ नेताओं में से 2 नेता ऐसे हैं जो टॉप में आते हैं, उनसे जुड़े पाए गए। तो जल्दी ही आंच उन तक भी आ सकती है। लेकिन जो लोग डिटेन हुए हैं, वहीं से जो जानकारियां निकल के आई है, उसमें भी एजेंसीज ने एक बड़ा एक्शन कल कश्मीर के अंदर लिया। और जब ये एक्शन होता है तो भारत में बैठे कुछ लोग किस तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, उस पर बताऊंगा। और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, अभी उसका दायरा इतना दिख रहा है, वो तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। उसके एलुमनाई तो बहुत दूर दूर तक पहुंचे हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। पहले कश्मीर के अंदर हुए एक्शन। कश्मीर में कल एसआईए, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसने छापा मारा कश्मीर टाइम्स नाम के एक अखबार के ऊपर। अब कहीं अखबार के अंदर छापा पड़ता है तो आपको क्या लगेगा, क्या मिलना चाहिए? कागज मिलना चाहिए, इंक मिलनी चाहिए, कुछ आदमी है जो बैठकर न्यूज लिख रहे होंगे, ये सब मिलना चाहिए। लेकिन जब वहां छापा पड़ता है तो वहां निकलती हैं AK-47 की गोलियां, 14 फायर्ड बुलेट्स हैं, 4 लाइव राउंड है, जो हैंड ग्रेनेड है उसके 3 पिन मिलते हैं, एक रिवॉल्वर मिलती है। तो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिला। अब हो सकता है कि जो इसके एडिटर है, जो मालिक है, वो ये कहेंगे कि भाई हमारे कुछ दोस्त आए थे, सोविनियर छोड़ के चले गए हैं। अब हो सकता है कि यही उनके पास तर्क बचा हो। दरअसल ये अखबार 1954 में वेद भसीन ने शुरू किया था, और अब ये अखबार उनकी बेटी अनुराधा भसीन और उनके हस्बैंड चला रहे हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज है, समझिए। इस अखबार का प्रिंट एडिशन नहीं निकलता है। यह अखबार सिर्फ डिजिटल चल रहा है। 2021 के आसपास से इसका जो प्रिंट एडिशन है वो आना बंद हो गया। और ये जो अखबार अनुराधा चलाती है ना, ये अमेरिका में बैठकर चलाती है। मतलब भारत में रहती भी नहीं है और किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है। एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें इनके पति का नाम है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ सेसेशनिस्ट और किस तरीके से देशद्रोही गतिविधियां, मतलब किस तरीके से उनके अखबार के माध्यम से जो वो आइडिया है उसे प्रोपोगेट कर रही है। और उसी दौरान जब छापा पड़ता है तो ये सब निकल के आता है। भारत में एक और है ऐसा पोर्टल जिसका मालिक भारत में नहीं है, भारत से बाहर बैठ के चलाता है, द वायर। वो भी किस तरह का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर करता है, ये भी समझिए। तो ये सारे लोग जिनको भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाना है, भारत के नैरेटिव को खराब करना है और भारत को गलत लाइमलाइट में दर्शाना है, ये सारे लोग अमेरिका या विदेश में क्यों रहते हैं? भैया, इतने ही बड़े योद्धा हो, भारत की इतनी ही टेंशन है, तो भारत में रह के बताओ ना भारत की क्या गलतियां हैं। और ये अखबार दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था, ये भी देखिए। इसकी हेडलाइन थी वी आर डूम्ड। इसकी हेडलाइन थी काइंड एंड रिलीजियस डॉक्टर। काइंड भी, रिलीजियस भी ये डॉक्टर है। और तीसरी हेडलाइन थी शाइनिंग एग्जांपल ऑफ एकेडमिक परसिवियरेंस। यानी ये कह रहे हैं, मतलब किस तरीके से माहौल तैयार किया जाता है, ये आप इन हेडलाइन से समझिए। इसलिए कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा, ये ज्यादा लोग खतरनाक हैं। वो बॉम्ब ब्लास्ट में तो 10 लोग मारे गए होंगे, देखिए 10 भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो एक एक की महत्वपूर्ण है। लेकिन ये लोग किस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों का दिमाग खराब करते हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है।
और अभी इसका इतिहास समझिए इस अखबार का। यह अखबार चलाते थे वेद भसीन। कौन थे वेद भसीन? वेद भसीन देखिए, पहले एक बड़ा अखबार था जमहूरी जन में, ठीक ठाक चलता था ये अखबार। उसके बाद जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्होंने इस अखबार को डिसोन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये अखबार था किस तरीके से जो सेपरेटिस्ट ताकतें थी उनकी जो वॉइस थी उसको एम्पलीफाई करने लगा था, उनकी बातें रखने लगा था। अब ये वेद भसीन जी की एक फोटो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे कौन सा सेपरेटिस्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और किस प्लेटफॉर्म पर ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहां से कनेक्शन जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति है गुलाम नबी फई, आईएसआई का नॉन एजेंट है। आप ये मान सकते हैं आईएसआई के लिए लॉबिंग करता है, प्रोपेगेंडा करता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका में चलाता है कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, और ये एफबीआई ने चार्ज किया हुआ है, एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है कि आईएसआई के पैसे से ये अमेरिका के अंदर माहौल बनाता है कि देखिए भारत की जो कश्मीर है उसके अंदर किस तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट, मतलब उसके अंदर भारत ने किस तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसके अंदर वो किस तरीके से मतलब लोगों को दबा रहा है। उसके लिए एफबीआई ने उसे बाकायदा गिरफ्तार किया। वो एक इवेंट करता है, उसमें वेद साहब पहुंचते हैं। कहीं ऐसे इवेंट होते हैं हमें तो नहीं बुलाता, कोई खालिस्तानी नहीं बुलाता, कोई जिहादी नहीं बुलाता, कोई गुलाम नबी फाई नहीं बुलाता, क्योंकि उसे पता है मान लीजिए गलती से हम पहुंच गए, पहले तो जाएंगे नहीं, अगर पहुंच गए तो किस तरीके से उसके धागे खोल देंगे। वो ऐसे ही लोगों को क्यों बुलाते हैं, अब मुझे इसे कहने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो कनेक्शन साफ नजर आता है कि क्यों कश्मीरी पंडितों ने इनका साथ छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पे तो खबर यह भी चल रही है कि जो जेकेएलएफ है, यासीन मलिक वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, कहा तो ये जाता है कि उसके कार्ड होल्डर भी थे। देखिए मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो जेकेएलएफ है उसके ही एक अकाउंट से ये ट्वीट होता है जब वेद भसीन का निधन हो जाता है। और क्या लिखते हैं, वी रिमेंबर अ डिवाउट सन ऑफ जम्मू कश्मीर कॉमरेड वेद भसीन। और नीचे क्या लिखा जाता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मेंबर हैं ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूके मीडिया सेल क्लेम कर रहा है कि ये मेंबर है। तो कहां से चला अखबार और क्या कर रहा है? सरकारों को जब कहीं ब्लास्ट होता है तभी दिखाई देते हैं ऐसे संस्थान, ऐसे लोग जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। और जब ये लोग एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इकोसिस्टम के ही जो दूसरे साथी हैं वो किस तरीके से बाहर निकल के आते हैं, ये इस बात से समझिए। यह है सुहासिनी हैदर, दी सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी, क्या कह रही है, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस एंड इन साइलेंस अगेंस्ट सच पेटेंटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड। पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड है, मतलब पता था क्या जाने से पहले कि अंदर क्या क्या रखा है? इस आप उस पर कोई बात नहीं है अंदर क्या निकला है। नहीं, डेमोक्रेसी पे खतरा आ गया जी। अगर डेमोक्रेसी पे खतरा होता ना, तो जितने ये चल रहे हैं ना सब, जो उल्टा सीधा दिन भर क्या क्या करते हैं, दिन में 4 बार मोदी की सरकार गिरवाते हैं, और ये इस तरह के जो संस्थान है, सब कुछ जो चल रहा है अब तक कब का बंद हो गया होता अगर डेमोक्रेसी नहीं होती। ये राणा अयूब, जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम। बिल्कुल जर्नलिज्म क्राइम नहीं है, टेररिज्म तो है राणा जी, टेररिज्म तो है क्राइम, उसकी बात कीजिए ना। और ये वही राणा अयूब है जो गुजरात फाइल्स लेके घूमती हैं कि देखो मैं मोदी को एक्सपोज कर दिया, और जब कहा जाता है कि उसकी जो टेप है, जो वो रॉ फुटेज है, वो जारी कीजिए, आज तक किया नहीं है। और उस किताब के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी बना ली, और अमेरिका और विदेश में रहकर किस तरीके से मौज काट रहे हैं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, मैं इसीलिए कह रहा हूं इकोसिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इकोसिस्टम किस तरीके से बचाने निकला है उस अखबार को जो कह रहा है काइंड एंड रिलीजियस डॉक्टर्स, जो उनकी बात कर रहा है। तो राणा हो, आरफा हो, जी आरफा को भी देख लीजिए। अब आरफा बैठी है, कह रही है देखिए मैं जोहरान के न्यूयॉर्क में बैठी हूं और सेंट्रल पार्क में बैठी हूं और AQI मात्र 15 है। मतलब किस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है अपने ही देश के खिलाफ। सवाल है इन जैसी पत्रकारों से, क्या सैलरी होगी इसकी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? होगी भी नहीं, क्योंकि द वायर क्लेम करता है कि भैया चंदा दे दो, पैसा दे दो, भूखे मारे जा रहे हैं। तो इतनी सैलरी हो गई, 6-6 महीने, साल साल भर अमेरिका में काटते हैं, साल में 4 चक्कर कैसे मार लेती है ये?
कहां से आता है पैसा? भैया एक ट्रिप का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए तो लगता ही होगा। कौन दे रहा है पैसा? कहां, किस पैसे से पनप रहा है इकोसिस्टम? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। फिर इसमें एक शायमा है, वो रेडियो जॉकी, रेडियो मिर्ची पे आती है, क्या कह रही है? अरे जिहाद तो जद्दोजहद का नाम है, ये जो हो रहा है ना ये जिहाद नहीं है। मतलब किस तरीके से कवर दिया जा रहा है। उसके बाद कहती है जो काफिर है, काफिर का मतलब कुफ्र से काफिर आता है, कुफ्र का मतलब होता है झूठ बोलना। मतलब खुद कुफ्र कर रही है, खुद झूठ बोल रही है, अगर उसी की डेफिनेशन मानो। भैया तुम मतलब किस तरीके से कवर फायर दिया जाता है, किस तरीके से किसी भी हद तक की गई गलती को आप जस्टिफाई करते हैं, ये आप इनसे देखिए। और जानबूझकर इन महिलाओं को सामने किया जाता है, जानबूझकर इन महिलाओं ने अपनी दुकान सेट की हुई है कि भैया देखिए महिलाएं बोल रही हैं। पुरुषों को तो आप गाली गुली देके कैसे भी आप कुछ भी कह के आप मतलब एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं, इनके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे कि ये फिर इनका महिला का विक्टिम कार्ड सामने आ जाता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से सड़ गया है, ये इसकी बानगी है कि आप एक अखबार, एक संस्थान जहां से आपको हथियार मिलता है, आप ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम। आप कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कोई आदमी फट जाता है तो आप कहते हैं कि वो जिहाद नहीं है, उसे जस्टिफाई करने का प्रयास किया जाता है। ये समझिए कि किस हद तक, किस महीन नीचे तक ये चीजें गई हुई हैं। और जब ये नैरेटिव चल जाता है, जब ये प्रोपेगेंडा खत्म हो जाता है, भाई कभी तो ये न्यूज चली जाएगी, दिल्ली ब्लास्ट की खबर चली जाएगी, कोई नई खबर आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, उसकी भी एक बानगी समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत में लगभग 2 लाख से ज्यादा ऐसे ट्वीट और ट्विटर हैंडल्स पकड़े गए, ऐसी पोस्ट पकड़ी गई जो भारत के खिलाफ पूर्ण रूप से निराधार थी और फेक न्यूज थी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए थी। और हुआ क्या, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, एजेंसियां उन पर नजर रखनी शुरू होती हैं, वो अकाउंट भी उड़ने लगते हैं, वो ट्वीट भी डिलीट होने लगते हैं। यहां तक कि बरखा दत्त के भी 3 ट्वीट डिलीट हुए हैं। आप क्योंकि काम हो गया ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो नैरेटिव सेट हो गया, जो अपनी बात कहनी थी कह दी, जनता तक पहुंच गई। अब वो डिलीट मार के आगे बढ़ जाओ, भाई कहीं जांच ना हो जाए, कोई पीछे ना पड़ जाए। अब हर कोई तो चेक नहीं करता ना किसी ने क्या किया था और आप भी लिखा है कि नहीं लिखा है। सोनू सूद के कितने सारे ट्वीट डिलीट हुए थे। तो ये मतलब आपने अपना काम किया और भाग गए। ये दर्शाता है कि नैरेटिव कैसे सेट होता है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से काम चल रहा है। अगर आप बारीकी से पकड़ेंगे तो समझ आए। कह रहे काम और चल रहा था अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अलिफ लैला यूनिवर्सिटी है, वैसे इसमें बुलडोजर एक्शन के लिए कह दिया गया है, भैया या तो 3 दिन में जो आपका लीगल कंस्ट्रक्शन है उसे गिरा दो, वरना बुलडोजर पहुंच ही जाएगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के एक बड़ी एलुमनाई, बड़े इसके बहुत बड़े नामी गिरामी एक सज्जन पकड़े गए हैं। पकड़े क्या गए हैं, उनके बारे में जानकारी निकल कर सामने आई। पकड़े तो नहीं गए, फरार है, एजेंसियां ढूंढ रही। दरअसल 2007 बीटेक बैच के एक थे, उसका नाम है मिर्जा शादाब बेग। ये व्यक्ति जिम्मेदार है अहमदाबाद के 2008 के 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे, मल्टीपल लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर ब्लास्ट हुए थे। ये व्यक्ति उसका मास्टरमाइंड था, आईडी एक्सपर्ट था। आप देखो इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई कहां तक पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर में 2007 में ब्लास्ट होता है, जयपुर में ब्लास्ट होता है, ये सारे के सारे ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन कराती है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है मिर्जा शादाब बेग, और ये इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। और अहमदाबाद ब्लास्ट के अंदर लगभग 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है, और लगभग 49 लोग ऐसे हैं, 11 लोग ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। टोटल 49 थे, 38 को फांसी की सजा होती है और 11 ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा होती है। और ये सब किया था इस मिर्जा शादाब बेग ने, और ये निकल कर आता है उसी जिहादी यूनिवर्सिटी से जो ये अलिफ लैला अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां से। अब इसके मालिक को जब धर लिया गया, जब उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, और जब सारे, अब इसका जब अब सारे स्टूडेंट्स जितने पुराने हैं सबके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, सबकी फोटोज को एआई से डेटाबेस से मैच किया जा रहा है कि और कौन कौन सा एलुमनाई है जो किसी और स्टार्टअप को स्टार्ट। देखिए भारत की आईआईटी में से निकलता आदमी क्या करता है, गूगल में जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में जाता है,
अब यूनिकॉर्न के स्टार्टअप स्टार्ट करता है, अल्फलाह से कोई निकलता है तो कहां जाता है? वो सीरिया जाता है, वो आईएसआईएस में जाता है, वो इंडियन मुजाहिदीन में जाता है। ये ख्याति है इस अल्फलाह यूनिवर्सिटी की। और भारत में अल्फलाह यूनिवर्सिटी अकेली है, मैं ये मानने से इनकार करता हूं। भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो इस तरह के जिहादी या कहे देश विरोधी जो छात्र हैं या खेप है या ऐसे सोल्जर है वो तैयार कर रही है। तो क्रैकडाउन का जो दायरा है जब बढ़ता जाएगा तो चीखें ज्यादा तेजी से निकलेंगी। कश्मीर टाइम्स बानगी है एक छोटे से अखबार की, अल्फलाह बानगी है एक छोटी सी यूनिवर्सिटी की। यहां से किस तरीके से चीजें हो रही हैं ये कनेक्ट करिए, बहुत खतरनाक है। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद है, जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा भारत के अंदर किया गया, जरूरी है कि इस नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद किया जाए। देखिए एक बड़ा डेंट तो पड़ा है, मैं ये निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आप खत्म कर देंगे, 100% कुछ खत्म नहीं होता, फिर उभर आएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, क्योंकि एंडलेस सप्लाई है ना। लेकिन आप इतनी चोट पहुंचा दो कि अगला 10, 20, 15 साल पीछे चला जाए, ताकि आपको वो ब्रीदिंग स्पेस मिले कि आप अपने आप को और मजबूत कर सको उस दौरान, ताकि उसे और पीछे किया जा सके। और इस बार वही तैयारी है और वही हो रहा है। और जितनी ज्यादा तेज आपको चीखें सुनाई दे, समझिए इलाज उतना बेहतर और उतना गहरा होगा। खैर, इस इलाज में जो जो भी अपडेट आएगी, जो जो भी नई रिपोर्ट डॉक्टर प्रस्तुत करेगा, वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।